देखो हमारे यहाँ इस रसल चैटर चैनल पे कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यू स्क्रिप्टेड है, इसमें कुछ बहुत अलग बात नहीं हो जाती हम लोगों के लिए, क्योंकि अब हम लोगों का प्रोडक्ट को देखने का ही तरीका ये है। वो जमाने गुजर चुके हैं जब शौक लग गया था कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू देख ली, तो फिर कुछ लोगों ने छोड़ दी थी, तो वो तो आपको पता है बहुत ही अलग मुद्दा है। और उसी चीज से रिलेटेड ना, अगर मैं बता रहा हूँ कि अगर ऐसी चीज हम सुन रहे हैं तो हमारे लिए तो बहुत नॉर्मल है, क्योंकि हम तो वैसे भी इनसाइड चीजों में जाते हैं। लेकिन एक वीडियो आई है भाई साहब, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सीएम पंग ऑटोग्राफ साइन कर रहे हैं, कुछ तो ये साइन कर रहे हैं, और यहाँ पे पीछे जो मॉनिटर पर एक वीडियो चल रही है वो डब्ल्यूडब्ल्यू के रीसेंट शो की, रीसेंट की क्या, मंडे नाइट रॉ की ही मैं बात कर रहा हूँ, उसकी रिहर्सल वाली वीडियो है जो मैच हुआ था। ये जो हमने देखा था सेगमेंट, जहाँ पे अंकल हाउडी जो है जब अपना सिस्टर एबिगेल लगाने जा रहे होते हैं, तो उस पॉइंट पे फिर मिस आ जाते हैं बचाने के लिए, फिर मिस को मैंडेबल क्लॉ में लगाया, तो उसी की लिटरली वीडियो चल रही है यहाँ पे। और ये गलती से सीएम पंग ने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में डाल दी कि जैसे वो तो साइन करे, तो उन्हें क्या पता। मैं सोच रहा हूँ कि भाई इतनी ज्यादा, क्योंकि वैसे तो वीडियो सीएम पंग ने डाली है, तो डब्ल्यूडब्ल्यू भी होगी, यहाँ तक कौन आ जाएगा, तो गलती से शायद सीएम पंग ने देखा नहीं और इसको उन्होंने पोस्ट कर दिया, और इसके बाद फिर वो हल्ला सा मचने लग गया कि अरे सीएम पंग ने जो है इसको डाल दिया। मेरे लिए तो सही में बहुत बड़ी कोई बात है नहीं, हाँ बस ये है कि सीएम पंग ने कैसे उस चीज को देखा नहीं, क्योंकि हमको पता है डब्ल्यूडब्ल्यू में अब जो भी सारी चीजें होती है वो किस तरीके से चलती है। लेकिन कई बार ऐसी इनसाइड वाली चीजें लोगों को दिखती हैं, तो फिर उनका भरोसा सा टूट जाता है चीज़ों को लेके। मैं तो अब सोच रहा हूँ अब कैसा भरोसा तोड़ना। हाँ, मैं कई बार ये ज़रूर सोचता हूँ कि अगर किसी बंदों की फ्यूड अभी चल रही है, तो उसके बारे में ऐसी चीज़ें आपको ना बताऊँ जो कि कैरेक्टर ब्रेक करने वाली हों। जैसे मैंने सीएम पंग और ड्रू मैकिंटायर के उसमें किया था, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, मैंने बताया नहीं, मैंने सब बाद में जाके बताया था कि कैसे उनकी मंडे नाइट रॉ से भी एक फोटो आई थी। तो बस वो है कि स्टोरी में घुस के कैरेक्टर को देखने दो, बाकी कुछ लोग इससे फर्क पड़ जाता है। कुछ कहूंगा भी नहीं वैसे कि क्यों पड़ जाता है, ठीक है जैसा चल रहा है चलने दो, बट कुछ था अलग सा, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूँ इसको। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और भाई ये क्या हो रहा है, रेसलमेनिया के लिए आपको 4 महीने का 5 महीने का वेट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो आपसे सिर्फ 30 से भी कम दिन दूर है। अब आप लोग शायद समझ गए होंगे मैं किस वाले शो की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं मंडे नाइट रॉ ऑन नेटफ्लिक्स की। और भाई पता क्या चला है, जिस मैच को हम रेसलमेनिया 41 के लिए सोच रहे हैं, कि डब्ल्यूडब्ल्यू की ऑलमोस्ट 1 साल से प्लानिंग चल रही है उसको लेके, क्योंकि लास्ट ईयर भी हो नहीं पाया था, सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस का। ये मैच रेसलमेनिया 41 में नहीं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू करंटली प्लान कर रही है मंडे नाइट रॉ ऑन नेटफ्लिक्स के लिए। सोच रहे हो क्या डब्ल्यूडब्ल्यू ये नेटफ्लिक्स वाले शो को बनाने जा रही है। ट्रिपल एच ने वैसे एक रीसेंट इंटरव्यू में बोला भी था कि वो नेटफ्लिक्स पर ये जो मंडे नाइट रॉ आने वाली है, उसको रेसलमेनिया जैसे मूव की तरफ देख रहे हैं, उतना बड़ा ये शो है। और मैं बता सकता हूं आपको ट्रिपल एच ने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि जिस हिसाब से वो पैसे रेसलमेनिया के शोज से कमाते हैं, उनको पता है ऐसी ही लंबी मोटे पैसों वाली डील उनको नेटफ्लिक्स से मिली है, तो उसको उस तरीके से ट्रीट भी करते हैं। तो इसी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच मंडे नाइट रॉ के लिए प्लान कर रही है। जैसे हम पहले रूमर स्पेकुलेशन में कह रहे थे कि शायद सोलो सिकोवा वर्सेस रोमन रेंज का मैच भी नेटफ्लिक्स के ऊपर हो सकता है, बहुत सारे लोगों को वो भी बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था यार ये मैच तो डब्ल्यूडब्ल्यू शायद किसी पीएलई के लिए बनाएगी। लेकिन पीएलई का मतलब भी क्या होता है, जब चीजों को बड़ा करके दिखाना होता है तो उसके लिए पीएलई वाली वो जगह ढूंढते हैं, क्योंकि फिर वो पीपीवी बाइस वाली चीज हो जाती है, अलग अलग चीजें डब्ल्यूडब्ल्यू पैसे कमाती है। लेकिन अभी नेटफ्लिक्स को भी तो उसी तरीके से देख रहे हैं, तो इस वजह से सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच रेसलमेनिया में नहीं, बल्कि मंडे नाइट रॉ ऑन नेटफ्लिक्स। अभी देखो हो सकता है प्लान्स चेंज भी हो जाएं, अभी इसके ऊपर बिल्कुल कंफर्मेशन की तरह नहीं कह सकते, लेकिन जिन रिलायबल सोर्सेज की तरफ से आई है, ऐसा बहुत हद तक पॉसिबल है कि मैच वहीं होगा। लेकिन इसके बाद एक सवाल और उठता है कि भाई अगर सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का मैच ये मंडे नाइट रॉ और नेटफ्लिक्स पर ही कर देते हैं, तो भाई फिर रेसलमेनिया के लिए तुम क्या करोगे सीएम पंक का, सेथ रॉलिंस के साथ क्या होगा, क्योंकि फिर तो इनको और मैच बनाना है। तो देखो, या तो ऐसा भी हो सकता है कि बस इन्होंने कार्ड पे डालने के लिए या फिर शो को बड़ा दिखाने के लिए सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के मैच को एडवर्टाइज कर दिया, मैच करवा भी दिया, लेकिन वो मैच वैसा होगा ही नहीं जैसा एक्चुअल में या ओरिजिनली डब्ल्यूडब्ल्यू ने कभी रेसलमेनिया के लिए प्लान किया होगा। ऐसा हो सकता है कि वो रॉ और नेटफ्लिक्स के ऊपर भी हो जाए, और उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू इसको रेसलमेनिया के लिए भी कर दे। क्योंकि आपको क्या लगता है, इतनी टाइम की जो फ्यूड चल रही है वो सिर्फ एक मैच से सेटल हो जाएगी? वैसा तो हो नहीं सकता। उसके बाद फिर ये इसको रेसलमेनिया में जाके भी करवाएंगे। अब देखो, बहुत सारे लोगों को मुझे पता है इससे प्रॉब्लम होगी, शायद मैं भी उनमें से एक हूं, अभी ज्यादा सोच विचार मैंने किया नहीं है, कि अगर ये एक बार करवा देते हैं रेसलमेनिया से पहले मैच को, तो फिर जब रेसलमेनिया में होगा तो शायद उतनी बड़ी फील नहीं आएगी, तो डब्ल्यूडब्ल्यू यार उसमें देखो किसी भी तरीके से घुसेड़ सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है इस साल रेसलमेनिया में अब ये रॉ के ऊपर हो जाएगा मैच, तो डब्ल्यूडब्ल्यू सीएम पंक और सेथ रॉलिंस को बिल्कुल अलग अलग ही रखे। और यहां से मैं आपको एक और नई चीज के ऊपर लेकर चलता हूं, और वो है रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक का मैच एट रेसलमेनिया। आपको पता है रोमन रेंस को लेकर कैसे बहुत सारा कंफ्यूजन है, कि अगर रॉक और कोडी का हो रहा है तो फिर रोमन रेंस का
का क्या होगा। रोमन वर्सेस सोलो को लोग बड़ा मैच मानते नहीं है, रोमन वर्सेस जेकब भी एक बड़ा मैच है, लेकिन भाई तुम रोमन रेंज के स्टेटस के हिसाब से देखो ना, जैसे उसने मैचेस पिछले कुछ टाइम में दिए हैं, तो फिर जो तगड़ा मैच बचता है रोमन रेंज के लिए, बचता है नहीं, मैं तो बोलूंगा कि ये तो और बढ़िया चीज है, रोमन रेंज वर्सेस सीएम पंक एट रेसलमेनिया 41। क्योंकि अब आपको पता है जो डब्ल्यूडब्ल्यू, अब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ये हवा में कोई तीर मार दिया, अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टोरी भी देखोगे तो क्या चल रहा है कि अब ये सीएम पंक और रोमन रेंज पॉल हेमन गाय बन चुके हैं, वो किसी एक फेवर की भी बात हो रही है जिसको सीएम पंक रेसलमेनिया के टाइम में यूज करने के लिए भी बोल रहे हैं, इसके बारे में भी और आगे जाके भी बात करेंगे अच्छे से। तो शायद वो चीज फिर कुल मिला के ऐसे फंसेगी कि रोमन रेंज और सीएम पंक का मैच बनेगा एट रेसलमेनिया, तो वो रोमन रेंज को लेके भी जो है भाई इस बंदे का क्या होगा, वो सीएम पंक जैसा मैच अगर मिल जाएगा तो भाई फिर तो क्या ही कहने। तो यहाँ से वही जो जो हमको पता चल रहा था कि रेसलमेनिया 41 में कितनी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल चीजें होंगी, पता ही नहीं चल रहा कि क्या क्या मैच है, मतलब नाम सारे पता है कौन कौन रेसलमेनिया में होंगे, लेकिन उनका कनेक्शन, उनकी इक्वेशन किसी से भी बैठा सकते हो, तो लॉजिकल सब कुछ लग रहा है कि हाँ ऐसे भी हो सकता है वैसे भी हो सकता है। तो अगर मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स में हो गया, जो कि हमको पता चल ही जाएगा जब नेटफ्लिक्स के ऊपर आ जाएगी मंडे नाइट रॉ, तो फिर देखते हैं आप रेसलमेनिया में क्या होगा, क्योंकि यहाँ से फिर डब्ल्यूडब्ल्यू के पास चीजें शफल करने के लिए बहुत सारी है। देखो रॉ स्मैकडाउन तो आप देखते ही हो, एनएक्सटी भी अगर थोड़ी बहुत देखते हो ना, मैं ये नहीं बोलूंगा पूरी एनएक्सटी देख लो अगर नहीं मन है, लेकिन ये ट्रिक विलियम्स और ओबा फेमी अब जो कर रहे हैं आप उसको जाके जरूर देखना। आज एनएक्सटी का शो था तो आयरन सर्वाइवर बन गए थे हमारे ओबा फेमी, तो आज जाके वो बिल्कुल सामने खड़े हो गए ट्रिक विलियम्स के। और भाई मैं सही बता रहा हूँ, अभी पूरे डब्ल्यूडब्ल्यू के रोस्टर मिला लो, टैलेंट सबको मिला लो, अगर सबसे ज्यादा बलशाली बंदों में से किसी को गिनाना हो तो अगर टॉप नंबर 1 पर नहीं है तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एथलीट्स में से तो डेफिनेटली ओबा फेमी है। मतलब जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को कैरी किया है, अब वो एनएक्सटी चैंपियनशिप के लिए जाएंगे, और इस प्रोमो में भी उन्होंने क्या बोला कि ट्रिक विलियम्स मैंने तुझे ये चलने का मौका दिया, मैंने तुझे टॉप स्टार बनने का मौका दिया, अगर मैं चाहता तो तुझे टॉप स्टार, टॉप ऐसे जो तेरा स्टेटस है उस पर तो होता भी नहीं। अब इनका अगले साल जो एनएक्सटी का न्यू ईयर ईवल होगा वहां पे इन दोनों का सिंगल्स मैच होने वाला है, बहुत ज्यादा भाई इस मैच के ऊपर नजर रहने वाली, क्योंकि यहां से डिसाइड भी हो सकता है कि ओबा फेमी चैंपियन बन गए तो भाई फिर पूरा ही जो सिनेरियो है वो चेंज हो जाएगा, मे भी उनके एनएक्सटी कॉल अप से अब मेन रोस्टर में आने की भी बातें चलती है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग फ्यूड रहेगी वैसे। और बाकी शॉर्ट्जी ब्लैक हार्ट भी वो भी सरप्राइजिंगली आ चुके हैं एनएक्सटी में, उन्होंने रिटर्न कर लिया अपना। तो आप पूरा एनएक्सटी का शो वैसे देखोगे तो मजा आएगा आपको, क्योंकि मैंने अगेन बोला है कि वहां पे सुपरस्टार्स की स्टार पावर भले ही उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन स्टोरी लाइंस वो तगड़ी डिलीवर कर रहे हैं। पता नहीं आप में से कितने सारे लोगों को जान के शायद शौक भी लग सकता है, और वो है कि रे मिस्टीरियो का 50वां जो जन्मदिन है वो मनाया जा रहा है, मतलब 50 साल के पूरे हो चुके हैं रे मिस्टीरियो। मैं सही बता रहा हूँ, अगर रे मिस्टीरियो ने डिसाइड किया कि वो अपने दिमाग में ये चीज लेके चलते हैं कि मैं सबसे ज्यादा टाइम तक डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर एक एक्टिव सुपरस्टार की तरह काम करूंगा, जिसका सबसे लंबा करियर रहा है, अंडरटेकर में भी स्टिंग से भी ऊपर अगर कोई बंदा जा सकता है तो वो रे मिस्टीरियो है। क्योंकि भाई उनको देख के अभी भी मुझे जरा एक डिफरेंस बता दो, जब आपने 2007, 8, 9, 10 में रे मिस्टीरियो को देखा हो, या फिर उससे पहले उनको डब्ल्यूडब्ल्यू से पहले कहीं पे भी देखा हो, तब से और अब में रे मिस्टीरियो में कुछ भी फर्क है तो भाई ये तो कोई तो कुछ तो अलग ही जो ब्लेस्ड है जेनेटिकली बोल लो किसी भी तरीके से, रे मिस्टीरियो इतने टैलेंटेड है। बाकी हमारी तरफ से 50वें जन्मदिन की रे मिस्टीरियो को हार्दिक शुभकामनाएं। रिसेंटली एक इंटरव्यू में केविन ओवन से पूछा कि भाई तुम कोडी रोड से बहुत गुस्सा रहते हो, तो तुम कोई चीज बताओ जिसकी वजह से तुम सबसे ज्यादा नफरत करते हो कोडी रोड से। तो केविन ओवंस ने बोला बस 3 ही चीजें हैं जिसकी वजह से मैं सबसे ज्यादा हेट करता हूं कोडी रोड्स को। भाई चीजें उन्होंने ऐसी गिनाई ना, मैं कह रहा हूं यार केविन ओवंस का कैरेक्टर इतना गजब है। उन्होंने बोला एक तो ये बंदा अपने आप को क्यूबी बुलाना शुरू करता है, क्वार्टर बैक, अगर आप इससे फुटबॉल में देखोगे तो वो बंदा जो लीड करता है, चार्ज लेता है। कहते इस बंदे ने खुद ही अपनी जैकेट में क्यूबी लिखवा दिया है ताकि लोगों को ऐसे भ्रम में डाल सके कि ये सच में क्यूबी है, लेकिन ऐसा कुछ भी है नहीं। फिर वो कहते हैं इस कोडी रोड्स के पास पूरी एक बस है, अब मेरे पास एक लैम्बोर्गिनी है, तो फिर इसे प्रॉब्लम हो जाती है कि मतलब मेरे पास ऐसी कार क्यों है, एक बंदा खुद अपनी बस लेके घूम रहा है। और तीसरा तो भाई ऐसा रीजन केविन ओवंस ने गिनाया, कहते हैं ये जो कोडी रोड्स बंदा है ये लोगों को, बच्चों को, जनरेशन को इन्फ्लुएंस करता है कि अपने बालों को ब्लीच कराओ, कलर कराओ, क्योंकि कोडी रोड्स के जो बाल है अगर आप उन्हें देखोगे तो वो मतलब क्या है, वो ब्लैक भी करवा लेते हैं, फिर वैसा भी उनका चेंज होते रहता है वो मामला सारा। अब मेन उनका कलर आई थिंक कौन सा है वो, उसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ है नहीं क्लैरिटी, बता सकते हो मुझे, किसको पता है कि क्या है असली कोडी रोड्स के बालों का कलर। इतना ज्यादा वो मुझे लास्ट याद आ रहा है जब एडब्ल्यू में थे, काले बालों के साथ वो आ गए थे। कहते हैं ये बंदा केमिकल प्रमोट कर रहा है तो ये बाल कलर करवाता है, तो लोग फिर जो है अपने भी करवा देते हैं, ये केविन ओवंस ने रीजन दिया है। मतलब ये बंदा ऐसा है कि ठीक है इसके साथ आराम से बैठ के बात करो, तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें गिनवा देगा, सोचने पर मजबूर करेगा, तुम भी बोलेगा बंदा ऐसे कैसे सोच सकता है। एक बंदे को ट्विटर पे भी रेल दिया इन्होंने, एक यूजर है जो कि बहुत बड़े वाले जो है फैन है कोडी रोड्स के, ये ऐसे करके बोलते हैं कि मुझे बताओ कि कोई एक बंदा जो कि अपनी मम्मी को ये बोलेगा कि मुझे केविन ओवंस की तरह ड्रेसअप करना है, आई हैव नेवर सीन समवन से मॉम
आई वांट टू ड्रेस अप एज केविन ओवेंस फॉर हैलोवीन। तो इसका जवाब केविन ओवेंस ने दिया कि भाई तुम्हारे पास कितना टाइम है ये सारी चीज़ों के बारे में बात करने का, सोचने का, कि तुम जाके देखो किसने किससे क्या बात करी। यू आर अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ डैमेज जो हेयर ब्लीच से हो जाती है और उसके दिमाग को वो जो कर देता है। यानी वो जो ब्लीच वाली बात करी केविन ओवेंस ने उसको यहाँ पे भी जोड़ दिया। चलो भाई, इससे ज़्यादा तारीफ नहीं हो रही है मेरे से केविन ओवेंस के लिए, बंदा बेस्ट है, बस ये बोलूँगा। ये चीज़ WWE ने मंडे नाइट रॉ पर नहीं दिखाई भाई, ये रॉ टॉक में दिखाई। पहले मैं बोलूँगा कुछ नहीं, बस इसको सुनो एक बार 1 सेकंड के लिए, या लूप में सुन लो। क्या थप्पड़ बजाया यार लुडविग काइजर ने ब्रॉन ब्रेकर को, इतनी जो वो चटाका ही इतना जोर का है। और मतलब यार तुम बंदे को ना कुछ भी बोल लो बुरा, लेकिन जब ऐसे पीछे कोई मार देता है, जैसे एक बार किसने ऑस्टिन थ्योरी को पड़ा था, जे जिमी किसी ने तो मारा था, और उसके बाद ये जो थप्पड़ लुडविग काइजर ने बजाया बिल्कुल कान के नीचे का गाल पे जो लगा है। अभी इन्होंने ना मैच भी ऑफिशियल कर दिया है, अभी जो नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ होगी वहां पे जाके इनका फिर मैच भी होने वाला है। लुडविग काइजर को रिसेंटली WWE ने काफी बढ़िया दिखा दिया है, गुंतर से अलग हो गया। अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि कुछ तो काम हो रहा है यहाँ पे। यार बॉबी लैशली सही में एक सिर्फ WWE रेसलर ही है या उनको क्रिएटिव टीम में भी बैठाना चाहिए था। पहले तो मैंने आपको बताया है कि कैसे उन्होंने अलग अलग आइडियाज दिए हैं कि मैं कैरन क्रॉस के साथ असली में फाइट कर लेता। फिर एक इंटरव्यू में उन्होंने और बात बोली थी कि रोमन रेंज के साथ ब्लड लाइन वाली चीज कैसे वो कर सकते थे। अब इन्होंने ये कहा, प्लान तो मेरे दिमाग में ये भी था कि मैं ब्रॉक लेसनर के साथ एक टैग टीम बनाऊंगा जो कि इन्फ्लुएंस से बनेगी पॉल हेमन के। कहते हैं ये ग्रेटेस्ट एथलीट एवर, ग्रेटेस्ट टैग टीम एवर करके हम इसको बना सकते थे कि जब दो बंदे ऐसे साथ में आ जाए। बट ऑब्वियसली बॉबी लैशली यहाँ पे साथ में ये भी एडमिट करते हैं कि यार अगर हम दोनों की टीम बन जाती तो सोच रहे हो कोई बंदा टिक पाता हमारे सामने, तो ये टू डोमिनेंट हो जाती मेन रोस्टर के लिए, तो इतने ज्यादा हमको बंदे ना मिल नहीं पाते लड़ने के लिए। सही में यार ऐसे मतलब ब्रॉक लेसनर को हम ऐसे बहुत ही मुश्किल इमेजिन करते हैं किसी के साथ टीम में आए, लेकिन ये टीम अगर बनती तो इसको याद तो रखा जाता बहुत सालों साल तक कि ऐसी भी एक टीम बनी थी। शायद कहेंगे WWE की मोस्ट डोमिनेंट टीम होती है हमेशा की। 2024 की पूरी लिस्ट आ गई है वो सुपरस्टार जिन्होंने सबसे ज्यादा मैचेस रेसल करे हैं। और भाई पहले तो तारीफें करनी पड़ेंगी इस पूरी लिस्ट के लिए। सबसे नंबर 1 पे आप देख सकते हो कोडी रोड्स का नेम है, और अगर आप हिसाब लगाओ तो साल में होते हैं 365 दिन, उसमें से 95 डेज कोडी रोड्स रेसल कर चुके हैं। और उन्होंने लिखा भी कि मैं 100 दिन भी इसको करना चाहता हूं। तो इसका मतलब समझ रहे हो, हर 3 से 4 दिन में एक बार बंदा रिंग में जाके मैच करने के लिए उतर रहा है। मतलब ये सुनने में लग रहा है कि बस भाई बोल दिया है, लेकिन अगर आप उसको सही में सोचोगे ना कि बंदा रोज मतलब 4 दिन में, हफ्ते में आप इसे कह सकते हो 2 बार तो जाके लड़ ही रहा है, तो वो ये ऐसा है कि अगर मैं इसे बनाऊं तो महामानव की तरह, सिर्फ जो इनकी कैपेबिलिटीज है रिंग में काम करने की, इसके लिए तो भाई अप्रिसिएशन है। मैं सही बता रहा हूँ, पैसे मिल भी जाएंगे ना इतने भी अच्छे खासे हम आम लोगों को, तो हमारे बस की है नहीं ये करना। मतलब अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई तेरे बस की नहीं होगी, लेकिन लिटरली मैं बता रहा हूँ भाई, जैसे मैं रिंग में भी गया हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया है, पास से एथलीट्स को देखा है, वो ऐसे काम करते कि लगता है भाई ये इनका दिमाग कैसे चल रहा है। तो थोड़ा पागलपन और नशा चाहिए भाई, और इसीलिए WWE सबसे बड़ी कंपनी भी, और वहां पे जाके तुमको अपनी जो ऑब्लिगेशन है वो फुलफिल करनी भी पड़ती है, और ये स्टार्ट उन चीजों का एग्जाम्पल है। ये सुपरस्टार शेकअप के नाम पे जो हम ट्रांसफर विंडो देख रहे हैं, इसके बारे में देखो और मुझे क्लैरिटी मिलती जा रही है, तो मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। WWE का जो मेन पर्पस था इसको करवाने का वो था नेटफ्लिक्स का जो मूव आने वाला है, तो WWE को सुपरस्टार्स अपने अपने हिसाब से अपने अपने ब्रांड के ऊपर चाहिए। लेकिन अब इसकी आड़ में WWE कुछ मेजर चीजें भी कर रही है, जैसे कि यहाँ पर टाइटल भी ब्रांड्स को चेंज करते हुए आपको दिख सकते हैं कि जैसे कि इधर का चैंपियन उधर चला गया, उधर का चैंपियन इधर आ गया। बाकी वो स्टोरी तो मैंने आपको सारी बताई है कि कैसे WWE अब जो ब्लड लाइन की कहानी है उसको नेटफ्लिक्स के ऊपर चलाना चाहती है, तो इसकी वजह से जो ब्लड लाइन का सारा सीन सपाटा है वो मंडे नाइट रॉ के ऊपर आएगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि स्मैकडाउन खाली रह जाएगा। मैंने आपको बताया WWE मेक श्योर तो करेगी कि दोनों ब्रांड्स को बैलेंस करके दिखाना है। तो ये नेटफ्लिक्स की आड़ में जो ट्रांसफर विंडो आई है इसकी वजह से चेंजेस भी बड़े बड़े होंगे, ये कोई मजबूरी का चेंज नहीं है। अब इसकी आड़ में WWE कुछ और बड़ी चीजें भी कर रही है, तो देखते हैं हम नेटफ्लिक्स तक आने तक, फिर जो जब सारा रोस्टर सेटल हो जाएगा तो कैसे दिखाई देते हैं रॉ और स्मैकडाउन। ये चीज तो क्लियर है कि शायद रॉ फिलहाल थोड़ा तगड़ा ही दिखे। यार एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज हमको पता चली है, एक नहीं बल्कि दो ब्रॉन्सन रीड और टोंगा लोआ के बारे में। ब्रॉन्सन रीड इस साल रेसलमेनिया का पार्ट नहीं होंगे, अभी रिपोर्ट्स की अकॉर्डिंग हमको ये पता चल रहा है, क्योंकि उनका जो रिकवरी टाइम है वो इतना ले जाएगा कि वो रेसलमेनिया के बाद ही फिट होंगे। और जो ग्रेटेस्ट टोंगा लोआ हैं वो भी भाई 7 से 8 महीने के लिए WWE टेलीविजन से हो चुके हैं ऑफ, क्योंकि बाइसेप जो सर्जरी होती है फिर उसकी ट्रीटमेंट में उसको पूरी तरीके से हील होने में इतना टाइम लग जाता है। यानी कि ये दोनों बंदे इस साल रेसलमेनिया में नहीं होंगे। और टोंगा लोआ के ऊपर भी ध्यान दो भाई, ग्रेटेस्ट बंदा है वो, और उसकी वजह से ब्लड लाइन की स्टोरी भी प्रोग्रेस करती है, तो शायद वहां से भी फिर WWE को जो चेंजेस हैं वो करने पड़ सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए WWE से रिलेटेड, और तब तक लेते रहो जिंदगी के मजे।